एक समय की बात है, हरिपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, रमेश और सुरेश। रमेश साइको व्यो धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और उधर उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था। सुरेश दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद रमेश ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और सुरेश को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन रमेश इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की छा भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नज़र अब अपने छोटे भाई सुरेश की ज़मीन पर थी। रमेश किसी भी तरह अपने छोटे भाई सुरेश की ज़मीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि सुरेश की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए हो जाती थी। ज़मीन से उपजाऊ फसल से सुरेश के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। सुरेश उसी ज़मीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही रमेश एक दिन सुरेश के पास आता है। सुरेश अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे सुरेश, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? इतनी कम जमीन में उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं? वह तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उससे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई सुरेश, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई रमेश जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा भाई? आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारे मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। ये सुनते ही रमेश बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका और इधर सुरेश भी अपने काम में लग जाता है। रमेश, तुझे किसी ना किसी तरह से सुरेश से जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। रमेश इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि सुरेश की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी रमेश के दिमाग में एक तरकीब सूझता है और वह सुरेश के घर चला जाता है। अरे सुरेश भाई, मुझे तुम्हारी खुदगरी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है रमेश भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे पैसे मत लो और ना ही
तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई, तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारा जमीन मेरे पास। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। सुरेश ना चाहते हुए भी बड़े भाई रमेश की बात मान जाता है। रमेश ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई सुरेश से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि सुरेश को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सुरेश खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई सुरेश, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाया सारे पौधे को मैं लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर सुरेश खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब सुरेश अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर सुरेश एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूं। हाँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। सुरेश मन भी मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया रमेश के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे सुरेश, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तो यह बता कि तू किसे पूछकर अंदर आया। और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है, और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहां से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहां से, और दोबारा यहां आया और जमीन लेने की बात कहे तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर सुरेश का अंगूठा लगने के कारण सुरेश कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। सुरेश मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेश का बेटा शहर से पढ़ाई करके अपने गांव आ जाता है। अरे वाह भाई वाह, आहा, गांव की शुद्ध हवा और यह गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है, गांव का कितना शुद्ध वातावरण है। घर पहुंचने के बाद सुरेश राजू को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह रमेश ने उसकी जमीन हड़प ले। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मजा चकाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। राजू सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे
उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान सुरेश को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ सुरेश की ही चर्चा हो रही होती है। जिससे भी देखो सुरेश की ही बातें कर रहा होता है। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज सुरेश के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकाला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। सुरेश की तो किस्मत चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई, मुझे अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना। वहां तो कुछ भी नहीं उगता था। वहां तो कोई भी फसल लगाने में वहां फसल ही मर जाती थी। तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ लखन भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। सुरेश उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। सुरेश तो अब इस गांव बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस सुरेश को तो अब किसी चीज की कमी नहीं होगा। ये बात जब रमेश के कानों तक पहुंचती है तब रमेश ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वो भी 2-2। मतलब रमेश, उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब रमेश, इससे पहले कि सुरेश उस बंजर जमीन से सारे सोने के खड़े निकाल ले, तुझे जमीन सुरेश से वापस लेनी पड़ेगी। रमेश तुरंत सुरेश के घर चला जाता है। अरे सुरेश भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन दे दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन वापस में अदला बदली कर ली थी ना। और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है। और आप ही ने मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ। कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करोगे और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। राजू रमेश की सारी बातें सुनकर बोलता है। आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वह आपको माननी पड़ेगी। क्या क्या शर्त है? अरे राजू बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 2 लाख रुपए देने होंगे। तभी हम वह जमीन आपको वापस देंगे और यह सारे काम कागजात पर लिखित होगा। तब रमेश मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। यह बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। ये सिर्फ 2 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं कि मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन रमेश सुबह सुबह ही सुरेश के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है और इसके साथ ही साथ सुरेश को 2 लाख भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद रमेश तुरंत ही अपने नौकर श्याम को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। शाम, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और सारे सोने से भरे घड़ों को निकालकर आपको देता हूँ। श्याम खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर रमेश बहुत ही चिंतित होने लगता है। शाम, देखो कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है।
मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा रमेश अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटे ने बहुत ही आसानी से मूर बना दिया। साथ ही साथ जमीन कागजात के साथ मेरे 2 लाख रुपए भी ले लिए। मुझसे हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने सुरेश के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। राजू ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था जो वह शहर से लाया था।